नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी वो उसके द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं और किन किन क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी के स्टडी के लिए हमने जो है जीके प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की है। दोस्तों, यहाँ पर जनरल नॉलेज के प्रश्नों को हम अलग तरीके से देख रहे हैं और जनरल साइंस के प्रश्नों को अलग तरीके से। दोस्तों, लगभग हर एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज का बड़ा महत्व है और चाहे वो सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो लेखपाल का हो या ग्रुप डी की कोई भी नौकरी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, हर पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल नॉलेज का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, शुरू करेंगे आज और आपको जानकारी दे दें कि ये विशेषकर यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित कराए जाने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा और आगामी भविष्य में लेखपाल की परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित कराई जाएगी। तो जो लोग लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सुपर टेट के लिए भी इसका महत्व है। तो दोस्तों, इसके पहले के जो पार्ट्स थे उसमें हमने जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चंस को देखे थे और आज एक बार फिर हम जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न दोस्तों ये देखिए, आरपीएफ का पूरा नाम क्या है जिसका उपयोग आईटी सेक्टर में आरएफपी दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है। दोस्तों, आरएफपी का पूरा नाम पूछा गया है, तो इसमें देखिए इसका पूरा नाम पूछा गया और ये आईटी सेक्टर में होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल और यही इसका सही उत्तर है दोस्तों, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा फिर आईटी सेक्टर या फिर यूँ कहें कि साइंस एंड टेक या फिर ये कहें कि कंप्यूटर से आधारित प्रश्न है। देखिए, वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? तो वाटसन कंप्यूटर IBM का प्रोडक्ट है, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। और IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। और IBM का हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ? न्यूयॉर्क में। और ये शुरुआत कब हुई थी इसकी शुरुआत हुई थी 1911 में और इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो भी न्यूयॉर्क में ही हुआ था। इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे दोस्तों चार्ल्स रैन लेट फ्लिंट। IBM क्या क्या चीज़ें बनाती है, जैसे कि जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर्स होते हैं या मिडलवेयर होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं, यही सब बनाती है। इसके अलावा ये कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है, जैसे कि जो भी मेन फ्रेम कंप्यूटर्स से या टेक्नोलॉजी से जो भी संबंधित चीज़ें होती हैं उनके लिए। तो ये है IBM के बारे में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं? व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। सोशल मीडिया का सवाल है दोस्तों। सोशल मीडिया के नाम दिए हुए हैं और संस्थापकों के नाम दिए हैं और पूछा है कि केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर किसके संस्थापक हैं दोस्तों? तो ये हैं इंस्टाग्राम के संस्थापक, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इंस्टाग्राम के बारे में दोस्तों बात करें तो ये लॉन्च कब हुआ? तो अक्टूबर 2010 में। कब हुआ? 2010 में लॉन्च हुआ। और 2012 में दोस्तों फेसबुक ने इसका क्या कर लिया? अधिग्रहण कर लिया। अब व्हाट्सएप की बात करें, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। व्हाट्सएप का संस्थापक कौन है? तो ब्रायन एक्टन और जैम कॉम हैं और ये कब आया था? तो 2009 में। बात करें ट्विटर की, तो ट्विटर जैक डर्सी द्वारा, बिज स्टोन्स द्वारा और नूह ग्लास द्वारा आदि लोगों के द्वारा ये जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और ये कब लॉन्च किया गया? तो 2006 में। इसके अलावा लिंक्डइन की बात करें तो ये कब आया? तो 2002 में आया।
इसके संस्थापकों में कौन कौन शामिल है, तो रीड हॉमैन हैं, कॉन्स्टेंटिन गुएरिक हैं, एलन ब्लू हैं आदि। तो दोस्तों ये इसके संस्थापकों के नाम के बारे में पूछा जाता है अक्सर। और इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि इनके जो है लॉन्च होने के जो पीरियड्स है, जो टाइम है, उसके क्रम में सजाने को दे सकता है। तो हमने आपको यहाँ पे बता दिया है। व्हाट्सएप जैसे कि 2009 में, इंस्टाग्राम 2010 में, 2012 में फेसबुक ने इसका अधिग्रहण कर लिया, ट्विटर 2006 में और लिंक्डइन 2002 में। तो इनको जो है आप क्रमानुसार सजा सकते हैं। इस तरह से देखा हमने दोस्तों कि लगभग 3 प्रश्न हमारे जो भी आए हैं वो कंप्यूटर या तकनीक से संबंधित कह सकते हैं आप, वो जनरल नॉलेज के अंदर पूछे गए हैं। इसके अलावा अगला देखिए प्रश्न इतिहास से संबंधित प्रश्न है। देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। देखिए चूँकि BHU जो है आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये उत्तर प्रदेश के बनारस में है और इसलिए यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन इससे मान सकते हैं या हिस्ट्री का भी मान सकते हैं। तो देखिए इसकी स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना दोस्तों की मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने जी ने। तो कब की, 1916 में, 1916 में BHU की इन्होंने स्थापना की। और ख़ास बात क्या है दोस्तों, जो सेंट्रल हिंदू स्कूल था और जिसको बनाने के लिए श्रीमती एनी बेसेंट ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वही आगे चल करके उसी को BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में जो है मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया, इसकी स्थापना की। अन्य ऑप्शन में जो महानुभाव के नाम हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने गीतांजलि लिखी थी दोस्तों। और गीतांजलि के लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये प्रश्न भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में अगर इनकी बात करें तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपने सिद्धांत दिए थे। शांति निकेतन की स्थापना की थी, विश्व भारती की स्थापना की थी, श्री निकेतन की स्थापना की थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो स्थापना किया गया था जिन विद्यालयों का, उसमें शांति निकेतन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम आता है दोस्तों। तो ये जो है एक बहुत ही महान पत्रकार थे, क्रांतिकारी भी थे। और इन्होंने 1931 में जब कानपुर में दंगे हुए तब उस समय जो है ये दंगे को रोकने का प्रयास कर रहे थे और वहाँ पर इनकी मौत हो गई, मतलब इन पर हमला हुआ और ये मारे गए। तो दुर्भाग्य मौत हुई गणेश शंकर विद्यार्थी की। उसके अलावा दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत की बात करें दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो, क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत जी हमारे उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं, फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी। और इसके अलावा इसमें खास बात क्या है, जब उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत हुआ करता था 1937 के पहले, तो 1937 में ही ये यूपी के मुख्यमंत्री बनाए जा चुके थे देश की आज़ादी के पहले। इसके अलावा दोस्तों ये कई बार यूपी के मुख्यमंत्री रहे। और जब 1950 में दोस्तों जब हमारे जो यूपी का नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश रखा गया, यानी संयुक्त प्रांत से जब ये उत्तर प्रदेश बना, उस समय ये गोविंद बल्लभ पंत जी यूपी के मुख्यमंत्री थे। तो ये भी फैक्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए भी जो हमारा जो प्योर यूपी जब बना 1950 में, उसके बाद भी अगर कोई पहला मुख्यमंत्री था तो गोविंद बल्लभ पंत जी थे। और वैसे भी संयुक्त प्रांत के ये मुख्यमंत्री थे ही। तो ये दोनों फैक्ट्स हमको इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए इसको याद रखना ज़रूरी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है। देखिए बड़ा इमामबाड़ा के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों ये लखनऊ, वाराणसी, कानपुर या प्रयागराज। तो दोस्तों ये है लखनऊ में है बड़ा इमामबाड़ा। और इसका निर्माण किसने कराया था, आसफुद्दौला ने। कब कराया था, 1784 में आसफुद्दौला ने बड़े इमामबाड़ा का निर्माण कराया था। और ये क्यों कराया गया था, अकाल राहत परियोजना के तहत कराया गया था। बड़ा अकाल पड़ गया था और
जो अमीर लोग थे शहर के, वो बहुत ही काम करने में दिन में शर्माते थे, तो रात में जो है वहाँ पर काम करते थे और सुबह 4 बजे जो है वो रात के अंधेरे में ही अपने घरों को निकल जाया करते थे। इसका जो निर्माण है ईरानी शैली में किया गया है। तो ये हुआ इसके बारे में कुछ खास बातें। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है? दोस्तों शेर ए बलिया के नाम से भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, चित्तू पांडे या मंगल पांडे? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, चित्तू पांडे को शेर ए बलिया के नाम से जाना जाता है। चित्तू पांडे का जो सबसे बड़ा योगदान था दोस्तों, इन्होंने अगस्त 1942 में बलिया में एक समांतर सरकार चलाया था। समांतर सरकार की शुरुआत की थी बलिया में चित्तू पांडे जी ने। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ तो उसका इन्होंने नेतृत्व भी बलिया में इसका नेतृत्व प्रदान किया चित्तू पांडे जी ने। तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा बात करें दोस्तों मंगल पांडे के बारे में, तो ये पहली बात तो अब जैसे कि ये 1942 के दशक के थे, मतलब कि, और ये जो थे 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। और जो बैरकपुर में जो पहली वो घटना घटी थी, तो यही बैरकपुर से ही चिंगारी फूटी थी 1857 की क्रांति के। तो उसके जो तत्कालीन कारणों में जो था वो मंगल पांडे का जो है विशेष रोल उसमें माना जाता है। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे, और इनकी जो कहानी थी उसको हम डिटेल में कभी और डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव 2019 में लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ समाजवादी पार्टी सपा का उम्मीदवार निम्नलिखित में से कौन था? तो इसमें पूछा है सपा के उम्मीदवार के बारे में। एक है सुरेश बंसल, पूर्वी वर्मा, उषा वर्मा या पूनम सिन्हा। तो दोस्तों लखनऊ में 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो आपको याद होगा पूनम सिन्हा जो कि शत्रुघ्न सिन्हा की जो पत्नी हैं, इन्होंने चुनाव लड़ा था। शत्रुघ्न सिन्हा जो बॉलीवुड के एक जाने माने स्टार हैं। तो दोस्तों अब इस तरह का प्रश्न तो 2019 में आया था, लेकिन अब क्या इसका रिलेवेंस है, क्या प्रासंगिकता है? 2022 चल रहा है इस समय, 2022 और विधानसभा चुनाव जो है इस समय चल रहा है, अपने कई चरण पूरे हो चुके हैं। तो उससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि राजनाथ सिंह चूँकि बड़े नेता थे और केंद्रीय मंत्री थे, वैसी परिस्थितियाँ आज फिर से यूपी में देखने को मिल रही हैं विधानसभा चुनाव में, और उस पर प्रश्न बन सकते हैं। अगर इस लेवल का प्रश्न आयोग पूछता है तो जैसे आप कह सकते हैं 2022 में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है तो उसमें यूपी के सीएम जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो कहाँ से उम्मीदवार हैं? तो गोरखपुर सदर से हैं, ठीक है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव कहाँ से हैं? तो वो करहल विधानसभा सीट से है। और इनके विपरीत, मतलब इनके अगेंस्ट कौन है? इनके अगेंस्ट है दोस्तों, इनके अगेंस्ट हैं केंद्रीय मंत्री हैं बघेल जी, एसपी सिंह बघेल, जो कि कानून राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय कानून राज्य मंत्री हैं एसपी सिंह बघेल। वो अखिलेश यादव के अगेंस्ट यहाँ पर करहल से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा दोस्तों जैसे योगी आदित्यनाथ जी जो कि मुख्यमंत्री हैं, अजय सिंह बिष्ट, वो गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके विरुद्ध कौन है? तो एक बड़ा ही फेमस चेहरा है चंद्रशेखर आज़ाद रावण का, आज़ाद समाज पार्टी के। तो ऐसी चीज़ों पर भी हमें फोकस करके चलना होगा। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया? दोस्तों परीक्षा बांध के बारे में पूछा है, शारदा, चंबल, बेतवा या घाघरा? तो दोस्तों ये है बेतवा नदी पर बनाया गया है। और ये कहाँ पर है? झांसी में है, और झांसी सिटी से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? दोस्तों वही अभी हमने आपसे बात किया था कि कब इसको जो संयुक्त प्रांत के रूप से जाना जाता था यूपी, उसका उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा? तो हमने अभी बताया था 1950 में पड़ा। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए 1950 है। 24 जनवरी 24 जनवरी
1950, ठीक है, इसी दिन इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। और ख़ास बात क्या है दोस्तों, ये जो 24 जनवरी है, ये जो डेट है, इसी को यूपी का राज्य का स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? तो दोस्तों इसके पहले जो हम एक प्रश्न डिस्कस कर रहे थे और वहाँ पर हमने आपको बताया था कि गोविंद बल्लभ पंत उस समय मुख्यमंत्री थे जब नाम बदला जा रहा था, और यूपी के संयुक्त प्रांत के भी मुख्यमंत्री थे, और बाद में जब उत्तर प्रदेश बना तो उत्तर प्रदेश के भी पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे। लेकिन यहाँ पर पूछा है दोस्तों कि पहला राज्यपाल कौन था, तो देखिए यहाँ पर कई नाम दिए हैं, वराहगिरी वेंकटगिरी और होरमसजी फिरोज शाह मोदी, विश्वनाथ दास या अकबर अली खान। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है, होरमसजी फिरोज शाह मोदी। इनका नाम कहीं कहीं हारमासजी पेरोस मोदी या एचपी मोदी, इनको हम एचपी मोदी शॉर्टकट में एचपी मोदी के नाम से जानते हैं दोस्तों। और इस समय जो यूपी के फर्स्ट सीएम थे गोविंद बल्लभ पंत थे, और प्रथम महिला सीएम यूपी की कौन थी, ये भी एक अच्छा फैक्ट है, कई बार पूछा गया है, तो ये सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ये यूपी की पहली महिला सीएम है, पहली फीमेल सीएम है सुचेता कृपलानी। वर्तमान में सीएम कौन है, तो अजय सिंह बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ। और वर्तमान में यूपी का राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों यहाँ पर पूछा भारतीय सैनिकों द्वारा बड़े पैमाने पर विद्रोह, और यहाँ पे बता भी दिया कौन सा विद्रोह, तो वेल्लोर विद्रोह, ठीक है, हुआ था। तो ये किस वर्ष हुआ था ये पूछा दोस्तों, तो ये हुआ था 1806 में। कब हुआ था? 1806 में हुआ था। 10 जुलाई 1806 को तत्कालीन मद्रास में हुआ था, जो कि अब तमिलनाडु में है। वो जो एरिया है वेल्लोर, वो इस समय तमिलनाडु में है। और ये इसकी विशेषता क्या थी दोस्तों, ये हिंसक विद्रोह था। हिंसक विद्रोह तो बहुत हुए हैं, लेकिन ये हिंसक विद्रोह था। इसमें 200 अंग्रेज सैनिक मारे गए थे। तो ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हिंसक विद्रोह था, कोई ये सत्याग्रह नहीं था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों ये जो हस्ताक्षर किए ये 1809 में किए, और इस समझौते के अनुसार, इस संधि के अनुसार, जो सतलज नदी को इन दोनों के बीच के बॉर्डर मान लिया गया। एक तरफ रणजीत सिंह का मतलब कि साम्राज्य रहेगा, दूसरी तरफ अंग्रेजों का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र हो जाएगा। तो ये है। रणजीत सिंह के बारे में बात करें दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरावाला में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान में है। और इनकी जो राजधानी थी लाहौर थी, और इनको पंजाब का शेर कहा जाता था। एशिया की सबसे बड़ी, जो सबसे शक्तिशाली स्वदेशी सेना बनाने का प्रयास इन्होंने किया था, और उसके लिए इन्होंने अपनी सेना में खालसा सेना को भी अपने साथ लिया था। तो ये इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों 1828 में, अब देखिए इस यहाँ पर है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन या स्वामी विवेकानंद। दोस्तों इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। दरअसल दोस्तों 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने की थी, जो कि आगे चलकर 1828 में ब्रह्म समाज में तब्दील हो गई। और उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था कि हिंदू धर्म की जो कुरीतियाँ थीं उनको दूर करना, और लोगों को एक तार्किक जीवन देना, तार्किक तरह से जीने की राह देना, एकेश्वरवाद पर बल देना, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना। और सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था इनका? 1829 में सती प्रथा का जो है अंत हो गया, मतलब सती प्रथा के खिलाफ कानून बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग राजा राम मोहन राय
के बहुत बड़े सहयोगी थे। उनसे सहयोग लेकर इन्होंने सती प्रथा उन्मूलन पर इन्होंने कानून बनवाया। तो ये उपलब्धि थी इनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बम्बई या बॉम्बे। अब इसका नाम है, उस स्टेशन का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। यहाँ से थाने तक भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष चली थी, तो इसके बारे में हमने बताया था दोस्तों। ये कब चली थी? 1853, 13 अप्रैल 1853 को बम्बई से थाने के लिए पहली यात्री ट्रेन, ध्यान दीजिएगा यात्री ट्रेन के बारे में पूछ रहा है, पहली यात्री ट्रेन चली थी। चलिए अगला देखते हैं। बहुत ही फेमस सवाल ये भी है, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा पुणे, तीसरा मद्रास और चौथा बॉम्बे। तो दोस्तों 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो स्थापित भारत का पहला डाकघर था वो कहाँ था? ये बॉम्बे में था, जो कि आज मुंबई के नाम से जाना जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला डाकघर 1727 में खोल दिया था, लेकिन भारत में जो है पहला डाकघर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी कब खोला? तो 1764 में खोला। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, डाक से प्रश्न आया है, तो डाक से प्रश्न आया तो डाक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो जैसे कि 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, विश्व डाक दिवस, इसको आप नोट करते चलिए। जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और इसके अलावा 9 से 15 अक्टूबर तक प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डाक सप्ताह के रूप में भी मनाया जाता है भारत में। तो इसको आप याद रखिए। चलिए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार। दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार क्या है? पहली बात तो बता दें इसको, आपका वो ख़त्म हो जाए। 1909 में किया गया। देखिए सर्वोच्च विधान परिषद की जो सदस्य संख्या थी इसके तहत, इस अधिनियम के तहत वो कितनी कर दी गई थी? 69, जिसमें 37 जो है शासकीय और 32 गैर शासकीय सदस्य थे। शासकीय में जो शासकीय सदस्य थे उसमें भी 9 पदेन सदस्य थे। पदेन सदस्य यानी एक साथ 2 पद पर विद्यमान रहना, पदेन सदस्य थे, जिसमें गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारी परिषद के 7 सदस्य थे तथा एक असाधारण सदस्य था। यानी एक गवर्नर जनरल है, एक असाधारण सदस्य है, उसके अलावा 7 उसके परिषद के मेंबर होते थे। ये ऐसे होते थे जो पदेन सदस्य कहे जाते थे। ठीक है, पदेन सदस्य। और इसके अलावा दोस्तों जो 28 सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से जो है 37 मैनेज हो गए, यानी 7 इधर और 7 + 28 कितने हो गए? 37। और उसके अलावा दोस्तों 32 गैर शासकीय सदस्य होते थे यहाँ पर। वो मतलब शासन में कोई रोल नहीं होता था, गैर शासकीय होते थे। उनमें से भी वो नए जो 32 होते थे, 32 में से जो है 5 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे, 5 तो मनोनीत किए जाते थे और 27 निर्वाचित होते थे। 27 निर्वाचित, ये देखिए 27 और 5 जोड़ेंगे तो ये 32 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 69 आ जाएगा। तो टोटल 69 सदस्य थे और उसमें इस तरह का बंटवारा हुआ था। विवाद क्या था यहाँ पर? विवाद मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो व्यवस्था थी और इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलने लगा, इसलिए जो है ये विवाद का एक कारण बना। और एक और क्या था इस अधिनियम का जो मुख्य बात, वो ये कि बजट पर बहस जब होता था उसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार तो मिला था, लेकिन वोटिंग राइट का अधिकार नहीं था। यानी जब कोई भी बिल पास होना होता था उस पर इन जो सदस्य होते थे, सदस्यों को, हमारे जो गैर शासकीय सदस्य होते थे,
ठीक है, उनको वोट देने का कोई अधिकार, अपना मत देने का अधिकार नहीं होता था। केवल वो पूरक प्रश्न ही पूछ सकते थे जिसका कभी भी संतोषजनक उत्तर मिलता नहीं था। भारतीय राज्य सचिव जो मार्ले थे, मार्ले भारतीय राज्य के सचिव थे, इन्होंने मिंटो को पत्र लिखते हुए लिखा था कि पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं और इनका फल बहुत ही भीषण होगा। यानी इन्होंने खुद उसकी आलोचना या कहे कि उसकी जो है प्रशंसा में, अपने बड़बोलेपन में अपने इस बिल के बारे में बताया। इन्होंने इनके द्वारा ये वक्तव्य निकला। और उसके अलावा जो हमारे भारत के बहुत सारे जो थे विद्वान लोग, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। आलोचना करते हुए के मुंशी लिखते हैं, मार्ले मिंटो सुधार उभरते प्रजातंत्र का गला घोंट दिया। तो इस तरह से प्रतिक्रियाएं मिलने लगी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के बारे में। तो इसके बारे में दोस्तों ने डिटेल में जाना और चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो दोस्तों 26 मिनट हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो और ये 42वां प्रश्न यहाँ पे जो दिया है इसको और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको हम वाइंड अप करते हैं। देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। और इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। इसके बारे में पूछा जाता था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कई बार पूछा जाता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की दोस्तों? तो आज़ाद हिंद फौज के जो शुरुआत में जो संस्थापक थे मोहन सिंह थे, बाद में उसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, अगर सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा है तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की ही स्थापना की थी। इसके अलावा दोस्तों आगे भी प्रश्न हैं अभी, तो क्योंकि ये जो जनरल नॉलेज की जो सीरीज़ मैंने आज उठाया है, कम से कम इसमें 2 पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 27 मिनट हो चुके हैं, लगभग आधे घंटे आपके जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। इसको आप अच्छे से इसका नोट्स बनाइए और शेयर कीजिए, समझिए कैसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि कृपया इसे इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल को अपना प्यार देते रहें, इसे शेयर करते रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। मिलते हैं अगले पार्ट की वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।